गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू एग्ज़ाम देना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम टॉप एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो करंट अफेयर्स पर बेस्ड हैं। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आकर के इस वीडियो का पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको यह लेक्चर मीनिंगफुल लगता है या हेल्पफुल लगता है तो कृपया आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि 21 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 21 मार्च को। इसका उद्देश्य जो है वो सभी प्रकार के वनों के महत्व के बारे में जागरूक करना है। थीम की बात करते हैं तो इसकी थीम है वन और स्वास्थ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसी वर्ष 2023 के लिए संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन बी यानी कि बॉम्बे जयश्री को। बॉम्बे जयश्री के संबंध में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। ये कर्नाटक गायक है, दूसरा ये गीड़ा वादक है, तीसरा ये नर्तकी है और सेकंड पॉइंट की अगर बात करते हैं ये हिंदुस्तानी संगीत में भी प्रशिक्षित हैं यानी कि ट्रेंड है। इनका जन्म जो हुआ था वो कोलकाता में हुआ था। ये चर्चा में इसलिए आई, हाल ही में इन्हें वर्ष 2023 के लिए संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर इन्होंने जो अपनी सफलता का जो श्रेय दिया है वो अपने गुरु वायलिन वादक लालगुडी जी को दिया है। अगर बात करें संगीत अकादमी की तो संगीत अकादमी ये मद्रास ललित कलाओं की एक संस्था है और इसका उद्घाटन जो किया गया वो 1928 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन सी यानी कि अफगानिस्तान। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत 163 देशों के लिए आतंकवाद के प्रभाव का विश्लेषण यानी कि एनालिसिस किया जाता है। इसमें दुनिया के 99.7% आबादी शामिल होती है। अगर जारीकर्ता की अगर बात करें तो इसको जारी करने वाली जो संस्था है वो है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस और ये इसमें जो स्कोर दिया जाता है यह देशों को 0 से लेकर के 10 के पैमाने तक स्कोर करता है। 0 के स्कोर का मतलब आतंकवाद से कोई प्रभावित नहीं है यानी कि नॉन इफेक्टिव कंट्री है और 10 के स्कोर का अगर बात करते हैं तो आतंकवाद का उच्चतम स्कोर दर्ज का प्रभाव है यानी कि उसमें हाईएस्ट आतंकवाद है। अगर रिपोर्ट की बात करते हैं तो टूरिज्म ट्रैक और अन्य स्रोतों का डेटा उपयोग कर करके इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। अगर भारत की बात करते हैं इस रिपोर्ट में तो 13वां स्थान प्राप्त किया है भारत ने। अगर स्कोर की बात करेंगे 7.175 भारत का स्कोर रहा है जबकि अफगानिस्तान का जीटीआई में स्कोर रहा है 8.822। अगर इस रिपोर्ट की हम स्टडी करते हैं तो जीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में अफगानिस्तान में 633 मौतें दर्ज की गई। इसके बावजूद भी 2022 में आतंकवाद से संबंधित मौतों की गिरावट 86 की गिरावट पाई गई है। जीटीआई के अनुसार अफगानिस्तान में सबसे एक्टिव आतंकवादी समूह जो है वो इस्लामिक स्टेट खुरासन दाइश है। यह अफगानिस्तान में आतंकवाद से संबंधित मौतों के लिए जिम्मेदार है यानी कि 67% ये जिम्मेदार है। वर्ष 2022 में वैश्विक स्तर पर आतंकवाद से संबंधित मौतों में दूसरी सबसे बड़ी वृद्धि जो पाई गई है वो पाकिस्तान कंट्री में पाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में तमिलनाडु में स्थापित थनथाई पेरियर वन्यजीव अभयारण्य का क्रम होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि 18वां। थनथाई पेरियर वन्यजीव अभयारण्य इसका जो क्रम रहेगा वो तमिलनाडु का 18वां वन्यजीव अभयारण्य है। इसको स्थापित किया जाएगा तमिलनाडु के ईराड जिले में। इसकी विशेषता यह है कि यह आरक्षित वन क्षेत्रों में 10 बाघ हैं इसके अंतर्गत और हाथी हैं, तेंदुआ हैं, जंगली सुअर, गोर और हिरन पाए जाते हैं इसके अंतर्गत। अगर देखते हैं बात करते हैं तमिलनाडु के, तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और राज्यपाल हैं आर.एन. रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का सीएमडी नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन ए यानी कि ललित कुमार गुप्ता को। ललित कुमार गुप्ता के संबंध में इंपॉर्टेंट फैक्ट, ललित कुमार गुप्ता को कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का सीएमडी नियुक्त किया गया है। अगर बात करें हम कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तो ये कपड़ा मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। दूसरा यह एक गवर्नमेंट एजेंसी है जो कपास के व्यापार, खरीद और निर्यात से संबंधित गतिविधियों में लगी हुई है।
अगर इसकी स्थापना की अगर बात करते हैं 1970 में इसकी स्थापना हुई थी कंपनी एक्ट 1956 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? अर्थात इसका जो ऑप्शन है वो है AIS ऐप, यानी कि ऑप्शन सेकंड। AIS जो ऐप है इसका जो फुल फॉर्म होता है वो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट होता है। यह करदाताओं को उनके वार्षिक सूचना विवरण देखने में मदद करेगा। अगर इसकी विशेषता की बात करते हैं ऐप की, तो यह ऐप करदाताओं को प्रत्येक लेन देन के बारे में विस्तृत जानकारी देगा। हालांकि जो हमारे साथ जो सेकंड पार्टी या थर्ड पार्टी है जो हमारे साथ ट्रांजैक्शन करेंगे उनकी हमें विस्तृत जानकारी देगा। दूसरा, करदाता अब केवल एक क्लिक से टैक्स एंड TDS का पूरा विवरण देख सकते हैं, यानी कि हम सिंगल क्लिक से टैक्स और TDS का पूरा स्टेटमेंट देख सकते हैं। और तीसरा पॉइंट ये है कि इस ऐप के जरिए करदाता प्रदर्शित AIS सूचना पर प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं, यानी कि हम अपने ना इसको फीडबैक भी दे सकते हैं। अगर AIS प्रत्येक खंड के तहत रिपोर्ट किए गए मूल्य और संशोधित मूल्य को भी दर्शाता है। अगर बात करें AIS की, तो ये जो संशोधित मूल्य होगा, जो करेक्शन प्राइस होगा, उसको भी ये शो करेगा। हाल ही में किसने सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स जीता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन C, यानी कि सर्जियो पेरेज। सर्जियो पेरेज के संबंध में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। यह एक मैक्सिकन रेसिंग ड्राइवर है जो रेड बुल रेसिंग के लिए फार्मूला 1 में रेस करता है। ये चर्चा में इसलिए है 19 मार्च 2023 को सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स जीता इन्होंने। हालांकि मैक्स वर्स्टेपन की बात करेंगे तो दूसरे स्थान पर रहे हैं। जो 2 बार के चैंपियन फर्नांडो अलोंसो अपने एस्टन मार्टिन में तीसरे स्थान पर रहे हैं। हाल ही में किस देश ने अपना पहला पनडुब्बी बेस शुरू किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन D, यानी कि बांग्लादेश है। बांग्लादेश पनडुब्बी बेस के संबंध में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। हाल ही में PM शेख हसीना ने कॉक्स बाजार के पेकुआ में इसका निर्माण किया है। यह बांग्लादेश का पहला अल्ट्रा मॉडल पनडुब्बी बेस है। इसकी विशेषता की बात करें तो ये विशाल समुद्री संसाधनों को सुरक्षित करने के लिए बांग्लादेशी नौसेना की परिचालन क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगा। दूसरा, अगर उद्देश्य की बात करते हैं तो ये बंगाल की खाड़ी से गुजरने वाले जहाज़ों से मदद ले सकते हैं, यानी कि जो बंगाल की खाड़ी से जो जहाज़ गुजरेंगे वो इस बेस से अपनी मदद ले सकते हैं। दूसरा, जो निर्माण समझौता हुआ था वो वर्ष 2019 में बांग्लादेश और चीन के साथ में हुआ था। हालांकि बांग्लादेश सरकार अपने सैन्य बल को एक आधुनिक संगठन में बदलने के लिए फोर्स गोल 2030 के विजन पर काम कर रही है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन A, यानी कि 22 मार्च को। बिहार दिवस की जो पृष्ठभूमि देखें 22 मार्च को 1912 को बिहार राज्य को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया था, इसलिए प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। ये चर्चा में इसलिए है कि बिहार की स्थापना दिवस का 111वीं वर्षगांठ को चिन्हित किया गया। 2023 का अगर विषय देखते हैं, इसकी थीम जो देखते हैं युवा शक्ति बिहार की प्रगति है। अगर नक्शे पर अगर बात करते हैं तो भारत के पूर्वी भाग में ये स्थित है और सीमावर्ती इसके प्रदेश देखते हैं तो यूपी है, नेपाल है, पश्चिम बंगाल है और झारखंड है। अगर इसकी विशेषता की हम बात करते हैं तो ये गंगा नदी को 2 भागों में विभाजित करता है। दूसरा, ये जनसंख्या के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा और क्षेत्रफल के हिसाब से 12वां सबसे बड़ा राज्य है। मधुबनी पेंटिंग बिहार की जो फेमस पेंटिंग के रूप में चर्चित है और यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में कैच द रन 2023 नामक अभियान को किसने लॉन्च किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन B, यानी कि द्रौपदी मुर्मू। कैच द रन 2023 हाल ही में चर्चा में इसलिए रहा कि द्रौपदी मुर्मू ने, जो महामहिम राष्ट्रपति वर्तमान राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कैच द रन 2023 नामक अभियान को लॉन्च किया। वो भी कहाँ पे किया है? दिल्ली में किया है और इसका उद्देश्य जल संरक्षण के विषय में जागरूक करना है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को बचाना है और सर्वाइव के लिए हमें वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।